नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इलेक्टोरल रिफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से तो बहस चली रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और मीडिया में भी, लेकिन आज की गालिबन सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद ने पार्लिमानी कमेटी को, बल्कि पार्लिमानी कमेटी को एक्सपैंड किया गया। डिफेंस की पार्लिमानी कमेटी थी, उसे एक्सपैंड करके 80 लोगों पे ले जाया गया, जिसमें सेनेटर्स भी थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे, हुकूमत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे। इन पार्लियामेंटेरियंस को एक इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो दी। इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। तकरीबन 3 से 4 घंटे की ये ब्रीफिंग थी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात की, जिसमें अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म की इंटरनेशनल डिमांड्स हैं, बेसिस के हवाले से, गालिबन एयर कॉरिडोर के हवाले से, कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की क्या सूरत हाल है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं, इन तमाम चीज़ों पर पार्लियामेंट को इन कॉन्फिडेंस लिया गया। 3 से, जैसे मैंने कहा, 3 से 4 घंटे की। और फिर जब शुरू की ब्रीफिंग के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन था, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। खासी अनयूजुअल एक इवेंट था, और गालिबन ये वही इवेंट है जिसके हवाले से अब से चंद घंटे पहले आज दोपहर को शेख रशीद जब मीडिया टॉक कर रहे थे, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, तो उन्होंने कुछ इस तरह से हुकूमत और अपोजिशन के नए ताल्लुकात को डिफाइन किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल की सियासत मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फ़र्क आने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और हैं। खासी इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए सेनेटर फैसल वाडा साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं सीनियर, लेकिन फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज भी रह चुके हैं, कोई और भी पोर्टफोलियो उनके पास रहे हैं। और साथ ही मुझे इस वक्त आप ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील केबोल साहब, वो भी कराची से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा साहब, ये जो शेख रशीद साहब ने एज इंटीरियर मिनिस्टर स्टेटमेंट दी है, क्या आप इस सेंटिमेंट को शेयर कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वही साहब, देखिए मसला सारा ये है कि मैं सेंटिमेंट का मानने वाला हूँ आज से नहीं, फ्रॉम डे 1। फॉर अस इट डजंट रियली मैटर। हमारा पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। PDM आए, जलसे जुलूस हो, झगड़े हों, हर किस्म का थ्रेट हो, हमें किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, हम 5 साल पूरे करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, ये बजट भी पास होगा, सेनेट का इलेक्शन भी पास हुए, चेयरमैन भी हमारा आ गया। उससे पहले जब नो वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस आया था तब भी मैंने यही कहा था। सो अल्लाह की मेहरबानी है कि जो कहा वो हुआ अल्लाह की मेहरबानी से, और आगे भी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। ये तो सब कुछ जो हुआ है वो पार्टीज़ को और अपनी सियासत को ज़िंदा रखने की बात है। अगर मीडिया वो स्पेस नहीं देगा तो फिर तो आपको पता है एवरीथिंग इज़ एंडिंग एनीवेज। लेकिन सेनेटर साहब, शेख रशीद ने तो ये भी कह दिया ना कि अपोजिशन की जमातों ने अब ये तस्लीम कर लिया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत मजीद 2 साल हुकूमत जो है करेगी इलेक्शन तक। आप समझते हैं कि अपोजिशन ने इस चीज़ को भी तस्लीम कर लिया? वही सब देखें, आई डोंट सी अ रीज़न। जिस मुश्किल हालात में पाकिस्तान हमें मिला और जिस मुश्किल हालात में आज पाकिस्तान है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के अलावा कोई और चलाना भी चाहेगा और चला भी सकता हो। इन हालात में जहाँ कोविड के बाद वेस्टर्न इकोनॉमीज मेल्ट कर गई, वहाँ पाकिस्तान खड़ा हो गया। अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान निकल आया उससे। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है कि 65 साल से नहीं संभल रहा था, वो संभल गया। एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। एक्सक्यूज़ मी। दी ओनली थिंग लेफ्ट इज़ द महंगाई, जो एक गरीब आदमी का प्रॉब्लम है। अब हमें 2 साल उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मैं तो 2 साल भी देख रहा हूँ, उसके आगे हमारे आने वाले साल भी देख रहा हूँ। सो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, और मुझे तो उससे पहले कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। एक्सेप्टेंस के अलावा उनका क्या रास्ता है? मोस्ट ऑफ देम विल बी इन जेल इंशाल्लाह सून। केसेस अपने मंतकी अंजाम तक जा रहे हैं। कुछ को बेल हुई हुई है, कुछ मुल्क से फरार हैं, कुछ मफरूर हैं, कुछ इश्तिहारी हैं। सो अगर ये ऑपोजिशन है सो इट रियली डजंट मैटर। ऐसी 100 ऑपोजिशन भी आ जाए तो मुझे तो, मेरी पार्टी को, मेरी गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, अपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए इसमें। नबील केबोल साहब, जब अपोजिशन का काम है स्पेशली एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट।
डॉक्टर साहब, स्पेशली जब ऑपोजिशन पाकिस्तान की मुफाद में या पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में असेंबलीज को यूज़ नहीं कर रही और अपने मुफाद और अपनी ज़ाती चोरी और अपनी ज़ाती एनआरओ लेने की कोशिश कर रही है, नैब के कवानीन अमेंड करना चाहती है, कमर के दर्द में शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन 4 घंटे खड़े होकर तकरीर फरमाते हैं। बेटी जो है मरियम, वो बताती है कि मेरा बाप कल आ सकता है, जबकि वो झूठे एफिडेविट दे के सिस्टम को चांटा मार के गए हुए हैं। इन सब चीज़ों में कौम को भी तो नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन तो सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी जो हमने स्टैंड लिया हुआ है वो उसी बेसिस पे लिया हुआ है कि इनके अंदर तो तपड़ नहीं है, क्योंकि इनके तो चोरी के पैसे, बच्चे, बाल, चाचा, दामाद, बहनोई, हम सब सभी मुल्क से बाहर हैं। तो जिस मुल्कों से बाहर है और इनका पैसा चोरी का वहां है, ये उनके खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं, आप समझते हैं? सो देयर इज नो ऑपोजिशन एक्चुअली। हाँ, अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। खुरम दस्तगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था ताकि वो भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप जो है पाकिस्तान में, नबील कबूल साहब, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या आप इससे एग्री करेंगे कि अब आपके पास भी कोई चाराकार नहीं है, आपने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया, चाहे आप इसको पसंद करें या ना करें, कि अगले 2 बरस अब इमरान खान ने हुकूमत करनी है, अब और कुछ हो नहीं सकता? देखें डॉक्टर साहब, हमारे लिए ये अहमियत नहीं रखता है कि वो अगले 2 साल तक चलें या ना चलें। बात यह है कि हम समझते हैं कि हम पीडीएम के अंदर एक सोच समझ के हमने एक तहरीक चलाई थी और बहुत कामयाब तहरीक थी, जिसके वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट काफ़ी परेशान थी। मसला हमारे अपने पीडीएम के अंदर हुआ, जिसकी वजह से तो फिर फेल क्यों हो गए? का इत्तेहाद टूट गया। बस उसके वजूहात काफ़ी हैं। हमारे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मैं समझता हूँ आपस में ना इत्तेफाकी जो चीज़ों पर हुई है, वो आपने देखा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, अगर सीरियस नहीं लेते पार्लियामेंट को, अगर बजट को वो पहले कहते हैं हम पास नहीं होने देंगे और हमारे 58 मेंबर्स हम उनके हवाले करते हैं और फिर उसके बाद जो है उनके मेंबर्स नहीं आते, हमारे मेंबर्स पूरे आते हैं और ख़ुद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गायब हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जाहिर है गवर्नमेंट तो यही समझेगी, आप लोग भी यही समझेंगे कि ये हुकूमत अब 5 साल पूरी करेगी। जहां तक इन्होंने 3 साल पूरी की है, मैं तो कहता हूं ये 5 साल पूरी करके और अनपॉपुलर हो, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि इस वक्त जो आवाम है वो ये नहीं देख रही है कि करंट डेफिसिट, जिस तरह फैसल ने कहा कि वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है और इकॉनमी जरा बूम कर रही है, लोगों को तो कहीं नजर नहीं आ रहा इकॉनमी बूम कर रही है। आज भी पहले नवाज शरीफ के दौर में 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होता था तो उससे उस पर काबू पा लिया, आज भी लोड शेडिंग हो रही है। आज भी जून के महीने में गैस की किल्लत है, आज भी महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग कह रहे हैं हम 20,000 रुपए में जो है अपने बच्चों को पाले, फीस दें या खाना खाएं। तो लोग ये चीजें नहीं देख रहे हैं, लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत आई तो आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, अगले इलेक्शन की, चाहे वो 2023 में हो चाहे वो 2022 में हो। अच्छा, हम अपना हमारा पीपल्स पार्टी का इस वक्त टारगेट है 2022 का फिगर भी आपके जहन में आता है? यानी 2022 का फिगर भी, ये जो 2022 है, ये भी आपके जहन में है कि इलेक्शन 2022 में भी हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि देखें, मैं तो 2021 में जो सूरत हाल बन गई थी, स्पेशली फैसल इस बात को अग्री करे या ना करे, लेकिन ये भी जानते हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन हारा हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी जीते, तो इसका क्या मतलब था? मेजॉरिटी जो थी जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। तो उस रात को ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मीटिंग बुलाई और उससे कहा मैं असेंबली डिसॉल्व करने जा रहा हूं, जिस पर उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने उसको मशवरा दिया आप असेंबली डिसॉल्व ना करें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लें। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि हर 3 महीने में चेंज होती है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंटरनेशनली जो एक अफगानिस्तान का मसला पैदा हो गया, कौमी सलामती के वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी स्पीच कल की है, वो बात वो कर रहे हैं कि आए मिल बैठकर इस मसले के ऊपर जो है ऑपोजिशन को साथ लेने की वो बात करते हैं। यहां पर पीटीआई के लोग जो है ऑपोजिशन को गालियां निकालते हैं, तो इस तरह तरीके से तो नहीं चल सकती है ना। आप सीरियस तो हो, पहले तो आप अपना बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स आप लेकर आ रहे हैं, उस रिफॉर्म्स के बारे में भी तो आप सीरियस होकर बात करें ना। उसके बारे में भी आप बात नहीं करते, आप टीवी में आकर कहते हैं। मैंने सारी बहस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे करनी है
और ओवरसीज वोट्स पे करनी है। मैं सिर्फ सेनेटर फैसल वाडा से समझ लूं, सेनेटर फैसल वाडा, ये नबील गबोल साहब ने बहुत ही आराम से ये बात कह दी है कि जब हफीज शेख इलेक्शन हारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में ये बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि रिजाइन कर देना चाहिए, असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए। फिर उनको मशवरा दिया गया कि नहीं, आप वोटर कॉन्फ्रेंस ले ले। आप इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, आपका क्या रिएक्शन है, क्या बताएंगे आप हमें इस पे? मुझे साहब देखिए, पॉलिटिकल स्पीकर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं वो एक मसाला मिक्स बातें करते हैं बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एनालिसिस, इधर उधर से ढूंढ ढांड के हम भी ऐसी बातें करते हैं और सब नबील साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर मैं नबील साहब की इस इंफॉर्मेशन को मान लूं जो उन्होंने अभी डिफाइन किया आपके वहाँ बड़े आराम से, तो क्या फिर मैं भी ये भी मान लूं कि उनकी लीडरशिप के अंदर ये बहस हुई कि विल जो थी बीबी की वो झूठी थी और उसको अमेंड किया गया और उसके अंदर से चीज़ें चेंज कर दी गई और उसका बेनिफिशरी कोई और था और वो बेनिफिशरी फिर जरदारी साहब ने अपने लिए ले लिया। तो क्रॉस आराइयाँ और जिनकी कोई बेस ना हो, जिसकी कोई सोर्स ना हो, उसको हमें डिबेट भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे ये स्टोरी है वैसे ये स्टोरी है। दूसरी चीज़ जहाँ तक आपने बात की कि नबील साहब कह रहे हैं हम गालियाँ दे रहे हैं, तो हम कोई गालियाँ नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम कौमी मुफाद और पाकिस्तान के मुफाद में बात करना चाहते हैं। क्विकली गिबोल साहब स्पेक्युलेट कर रहे हैं आप, मैं बात तो बताता हूँ, सब वो समझते हैं फैसल वाला कि आपने स्पेक्युलेट किया है, ये तुक्का मारा है आपने। फैसल अच्छी तरह जानता है मैंने तुक्का नहीं मारा। मुझे 4 वजीरों ने ये बात बताई है। ये 4 मैं वजीरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि ये बात हुई है। और आप भी जानते हैं, डॉक्टर मोहित साहब आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब हारे तो बहुत ज़्यादा वो जो है डिसहार्टेड हो गए थे और उन्होंने ये बात की है कि मैं ये असेंबलियाँ डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त उनको चंद दोस्तों ने जो है क्या बिस्तर की बातें नहीं कर चले, वो तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर हारे कैसे नहीं आ रहे? मुझे एक बात बताएं, ये वोट किसके थे? 16 ये पीटीआई के एमएनएस थे। हफीज शेख हारे ना? इमरान खान को पता है ये कौन है। बात सुने, आप बताएं कि आज भी इनको पता है ये 16 एमएनएस कौन है। फैसल को भी पता है 16 एमएनएस कौन है। क्यों उन 16 एमएनएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं? जिन्होंने वोट नहीं दिया हफीज शेख को, पीटीआई के एमएनएस थे, क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? क्योंकि उनको पता हमने एक्शन लिया हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो ये कहना कि देखें बातें बहुत है, आपने शायद वो रखा हुआ है कि जी इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बाद में बात करेंगे। मेरे पास तो एक लंबी बातें हैं जिसको मैं कंटिन्यू करके बोल सकता हूं कि किस तरीके से जो इस वक्त कौमी सलामती के ऊपर हमें कहा जा रहा है कि जी आप लोग सीरियस नहीं है कौमी सलामती के ऊपर। ये जो सेनेटर फैसल ने आप पे इल्जाम लगाया कि आपके यहाँ ये डिस्कशन भी हुई थी कि मोहतरमा, नहीं मैं आ रहा हूं उस पे, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो विल है वो जाली है। ये बहस भी पीपल्स पार्टी के हलकों में हुई थी जो सेनेटर फैसल ने कहा है। इस पे क्या रद्द-ए-अमल है आपका? हुई थी ऐसी बहस? देखिए, फैसल ने सच कहा कि एक दूसरे पर आप मिलकर के इल्जामात लगा सकते हैं। फैसल हम पे भी लगा सकते हैं, मैंने उन पर लगाया। ये पॉलिटिकल वर्कर्स का जो है, जिस तरह फैसल ने कहा, ये उनका काम है करना। पीटीआई के हमारे जो इन्होंने जो टीम बनाई है ट्विटर में, वो आप देखें कितना माशाल्लाह स्ट्रांग है। शाह महमूद कुरैशी के साथ जो कल बिलावल ने की जो बातें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बातें की हैं, वो कोई झूठ तो नहीं थी, लेकिन ट्विटर पे जो है ट्रेंड ज्यादा बन गया क्योंकि इनके पास अच्छा सेटअप है, ये गवर्नमेंट में है। तो जो गवर्नमेंट में वो जो चाहे, आपको पता है जंगल के शेर है, शेर जो चाहे वो अंडा दे और बच्चा दे। तो ये हुकूमत में है, ये बोल सकते हैं हाँ जो चाहे कह दे। तो ये जो चाहे कह दे, जो चाहे बोल दे, मतलब लेकिन हमें जो पता है वो पता है। हाँ सेनेटर वाडा, मैं आपको क्लिप सुनाता हूं इन्वेस्टर शेख रशीद साहब का ओवरसीज वोट के हवाले से। चंद सेकंड का ये क्लिप है, 30 सेकंड का, जरा सुने, फिर सवाल मेरा आपके पास आ रहा है। सुनाए जी शेख रशीद साहब का। ओवरसीज पाकिस्तानी 70-80 लाख और तकरीबन अगर वक्त आएगा तो ये साबित हो जाएगा ये 1 करोड़ तक भी होंगे। 70 से लेके 1 करोड़ तक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये इमरान खान का वोटर है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी के मुस्तकबिल के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के हक में पाकिस्तान की सियासत के अगले 5 साल भी इमरान खान के लिए कर देगा। और जो बात इमरान खान ने की है कि अगर आप मशीन आपको पसंद नहीं है तो बताएं क्या करना है, हम उस पर भी बात करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
अच्छा नाज़रीन, अब मेरे पास चंद सेकंड है, ब्रेक से पहले मैं फैसल वाड़ा साहब के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। और वो नाज़रीन, क्वेश्चन ये है कि गुज़श्ता कई दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी रिलायंस बहुत ज़्यादा है ओवरसीज़ वोट पे। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अपना एक स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल हिसाब किताब किया है कि ओवरसीज़ वोट जो है वो उनके जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है, हर हल्के में आएगा। और शायद ये भी है दूसरी तरफ से कि ओवरसीज़ वोट के बगैर उनको लगता है कि पंजाब में जीत नहीं सकेंगे पूरे। और ये चीज़ है जिस पे फैसल वाड़ा साहब के लिए सवाल है, इस पे फैसल वाड़ा साहब का रद्द-ए-अमल लेते हैं, नबील कबूल साहब का भी रद्द-ए-अमल लेते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं सेनेटर फैसल वाड़ा के लिए सवाल पहले ही छोड़ गया था ब्रेक से पहले, उसे दोहरा देता हूं कि सेनेटर फैसल वाड़ा ये जितना जोर दे रही है तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर की टीम ओवरसीज़ वोट्स पे, ज़ाहिर है कि वोट का क्या ओवरसीज़ वोट्स के हकूक़ का आपको ज़्यादा ख्याल है या आपके जहन में ये खदशा है कि उनके वोट के बगैर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते? अब मोदी साहब देखें, अगर NIC और नाइकॉप कार्ड नादरा बग़ैर पर्सनल अपीयरेंस के इशू कर सकती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और उसकी हैकिंग नहीं हो रही, अगर $6 ट्रिलियन बैंकिंग के थ्रू बाहर से ओवरसीज़ भेज रहे हैं उसमें हैकिंग नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नादरा को के कुछ एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूव कर दे तो ये पॉसिबल है। जब सब चीज़ें पॉसिबल है तो वो क्या रुकावट है जिसकी वजह से अपोजिशन इतना तिलमिला रही है कि काम ना हो? नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम ये ठप्पा माफिया को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं, चाहे उसमें हम जीतें या हम हारें। अगर हम उस किस्म की गवर्नमेंट होती तो कभी आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी तजुर्बे में देखा है कि गवर्नमेंट वक्त की गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट हो और वो अपने इलेक्शन हार जाए? इसका मतलब हम अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, इसका मतलब हम जस्टिस कयूम की तरह कोर्ट्स नहीं चलाते, हम वो गवर्नमेंट भी नहीं है। हम सैफुर रहमान की तरह नैब भी नहीं चलाते, हम वो गवर्नमेंट नहीं है। हम पुलिस वालों को भी नहीं चलाते क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान ना करप्ट है ना क्रिमिनल है। हमारा लीडर वेस्ट से बात करता है आंख में आंख डाल के, एक सुपर पावर ना होते हुए और सुपर पावर से, इसलिए कि उसके स्केलेटन, उसकी कमजोरियां, उसकी चोरी की दौलत बाहर नहीं है। उसके भी बच्चे माल बना के समधी बहनोई दामाद इस मुल्क से नहीं निकल गए हैं। उसने कोई एफिडेविट झूठा नहीं दिया, वो मफरूरी नहीं है, उसके इश्तिहारी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन आदमी है। सो जब आप इन सब चीजों को देखें तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानी बातें सब सही होंगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ओवरसीज वोट के बगैर आप जीत नहीं सकते। जब इकोनॉमी चलाने की बात आती है, ओवरसीज वोट के बगैर आप जीत नहीं सकते। नहीं देखें, आपको खदशा है कि ओवरसीज वोट मिलेगा तो आप जीतेंगे कन्विंसिंग तरीके से, देखें उसके बगैर मुश्किल होगा। मेरा जवाब ये हो, मोदी साहब मेरा जवाब इस पर यह है कि देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी कम पाकिस्तानी नहीं है, ज़्यादा पाकिस्तानी। मैं उनको इसलिए कह सकता हूं कि जब भी मुश्किल वक्त आता है इकॉनमी का, दिहाइयों से वो सपोर्ट करते आए। नंबर 1, जब ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर चला जाता है, क्योंकि इस मुल्क में तो एजुकेशन है नहीं, इस मुल्क में तो सोसाइटी के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, हाई और लो की, अमीर और गरीब की, जस्टिस सिस्टम अमीर के लिए कुछ है, गरीब के लिए कुछ है। जब वो बाहर जाता है और वो मजदूरी भी अगर करता है बाहर, तो उसको इतना शऊर वो मुल्क दे देता है कि वो अच्छे और बुरे, झूठे और सच्चे और बेईमान और ईमानदार में तफरीक कर सकता है। वो तफरीक की वजह से हम कहते हैं कि उनको भी शामिल किया जाए, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अस, दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। अब उसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बेस्ड ऑन ईमानदारी एंड विजनरी और जो भी उन्होंने सब कुछ किया है, उससे मिलते हैं तो लब्बैक जी बिस्मिल्लाह। हम तो कहेंगे हमें 10 की जगह 20 वोट पड़े, हम तो खुश होंगे, लेकिन वोटर होता है, नबील केबल साहब, वोटर जो है उसके पास शऊर आ जाता है। नबील केबल साहब, जहां तहरीके इंसाफ को ये उम्मीद है कि ओवरसीज वोटर शऊर रखता है, उसका एक वर्ल्ड व्यू है, वो उन्हें वोट डालेगा, वहां PMLN और PPP को धड़का लगा हुआ है कि वही शऊरी वोटर जो है वो आपको वोट नहीं डालेगा। आप उनके खाने खा लेते हैं, उनसे उनकी तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, बरतानिया वगैरह जाके पूरा एक्सप्लॉइट किया जमातों ने, लेकिन आप उनको वोट का हक नहीं देना चाहते बिकॉज आप डरे कि उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो आपके इलेक्शन के लिए खतरनाक है। देखिए, इमरान खान साहब को ये वाजे कर देना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है PTI के सपोर्टर्स हैं। इमरान खान साहब को ये भी वाजे कर देना चाहिए कि उनको
जो डोनेशन मिलता है ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो मिलियंस बिलियंस में होता है, ज़ाहिर है वो उनके सपोर्टर है। अब ये तो तय है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के सपोर्टर्स आप उनके खिलाफ हैं या रह चुके हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने जिस तामुल से फैसल को सुना, तामुल से मुझे भी सुने, नीले पीले रंग के हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को फिर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का भी हक देना। आप सिर्फ वोट उनसे ले रहे हैं, उनसे फायदा उठा रहे हैं, उनसे पैसे भी ले रहे हैं, आप डोनेशन भी ले रहे हैं, फिर आप उनको इलेक्शन फाइट करने का भी हक दें। हम तो समझते हैं कि आप सिर्फ अपना इलेक्शन बचाने के लिए, चले मान लेते हैं क्या 90 लाख जो वोटर्स हैं आप उनको वोट दिलाने के हक में हैं, 90 लाख आपको वोट डिफरेंट हल्के में मिलेंगे। मैं समझता हूँ कराची में तो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत कम है, और फिर आप उनको कंपेयर कर रहे हैं उस 15-18 करोड़ लोगों से जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, 22 करोड़ अवाम की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। देखें, वो बाहर रहते हैं, वो सब जबरदस्त मुल्कों में रह रहे हैं, बहुत अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में बैठे हैं, उनके बच्चों को फीस का मसला नहीं है, उनको कोई बिजली का मसला नहीं है, उनको गैस का मसला नहीं, वो सब खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां पर तो तबाह बर्बाद जो है वो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, जो बिजली मुझे बताएं, यहाँ पे कराची में लोड शेडिंग शुरू हो गई कि गैस की, ये चीजों के आप कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ। तो हम एतराज नहीं कर रहे हैं, हमारा डिमांड ये है कि फिर उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी करने दिया जाए। नहीं, आपने बड़ा अच्छा बोला, आप बड़ा अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि आपने ये बात मान ली है कि ओवरसीज वोटर्स में पीटीआई का वजन ज्यादा है आपके मुकाबले में, क्योंकि आपको जाती तौर पे फर्क नहीं पड़ता, आप तो कराची से, वहां इतना फर्क नहीं पड़ता, पंजाब में पड़ता है फर्क। हमें पता है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो कराची के तो बहुत कम है। मेरे अगर हल्के में अगर मैं देखूं, लियारी में तो शायद मुश्किल से ओवरसीज पाकिस्तानी 1000 होंगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा वोट बैंक ज्यादा है। फर्क पड़ेगा पंजाब में। असल में जो भी इलेक्शन होता है वो पंजाब में इलेक्शन होता है। पंजाब इस पाकिस्तान, पंजाब में जो जीतता है वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाता है। पंजाब में जो मेजॉरिटी उठाता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो जाहिर है इनको जो है उनको ज्यादातर जो है अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे अगर आप आना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊं कि हम ये मशीन जो है ईवीएम मशीन के खिलाफ क्यों है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस पर कंटिन्यू करूं। अगर आप पहले आप आ रहे हैं उस पर तो मैं अभी आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं जरा मैं बिल्कुल उसी पे मैं उसी पे आ रहा हूं। सेनेटर वाडा, मैं आपको बिलावल जरदारी भुट्टो से एक कमेंट सुनाता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से अपने खदशे का इजहार किया, तो उससे सुन ले फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाएंगे, हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाएंगे, लेकिन अगर आपने इलेक्शंस में इस किस्म के रिफॉर्म लेकर आना है तो इट हैज टू बी बाय कंसेंसस एंड वी हैव टू, अब जितना भी हम रिफॉर्म्स लेकर आए, जब तक हम इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारा कामयाबी, हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का फ़ायदा इतना कामयाब नहीं हो सकता। हम आपके जो धांधली की कोशिशें हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फैसल वाडा साहब, बिलावल भुट्टो को शक है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी आपका एक टूल है धांधली करने के लिए। देखिए मोहित साहब, जहां तक उन्होंने कहा कि कंसेंसस होना चाहिए, वो तमाम पार्टीज में हो तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट, और इसीलिए हुकूमत और अपोजिशन हमेशा आपस में साथ बैठती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मशीन में अमेंडमेंट है, तरीक़ाकार में अमेंडमेंट है, कोई और तरीका हो सकता है इसको फूल प्रूफ करने का, इसको और ट्रांसपेरेंट करने का, एवरीथिंग इज वेलकम, बट दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर रिगार्डलेस ऑफ एनी हर्डल्स, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले आए हैं तो क्या मैं ये समझूं कि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि सिंध में अगर होता है वो जीतते हैं तो फिर धांधली भी नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, लेकिन जब तहरीक इंसाफ जहाँ भी जीतेगी वहाँ धांधली भी है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट भी है? ये कैसे हो सकता है? या तो अक्रॉस द बोर्ड धांधली हुई है या अक्रॉस द बोर्ड धांधली नहीं हुई। अगर धांधली हुई है उसके प्रूफ दें, इस्टेब्लिशमेंट को लाते हैं आप बीच में, उसका प्रूफ दे दें। हाँ, मैं डॉक्टर साहब एक चीज बताऊं, बार-बार आप लोग 2018 के इलेक्शन में आपकी अक्सरियत में इजाफा हुआ, आप तो बढ़े हैं, अक्सरियत में इजाफा हुआ, आपके कद में इजाफा हुआ, ज्यादा वोट लिया आपने, तो वहां एस्टेब्लिशमेंट ने आपका वोट क्यों नहीं रोका?
अगर बाकी सारी जगह पे रोक रहे हैं? मोहित पीरजादा साहब, एस्टैब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेसी भी है, एस्टैब्लिशमेंट में इंटरनेशनल पावर्स भी है। ये भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इलेक्शन को असरअंदाज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी करती है, वो भी करती है। तो मैं समझता हूं कि देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स जो लेकर आ रहे हैं, कंसेंसस करें, आप बुलाएं, आप पार्टी को बुलाएं और पार्टी को पहले तो आप ईवीएम मशीन दिखाएं। हमने आपको कहा था ये ईवीएम मशीन 2014 में तैयार हुआ है, आपने कहा नहीं जी हम नया ईवीएम मशीन बना रहे हैं। चौधरी फवाद ने कहा जब नया ईवीएम मशीन बनाया, हमने जाकर देखा तो ये वही 2014 वाली ईवीएम मशीन थी। तो हम कह रहे हैं कि यार ये ईवीएम मशीन जो है ये तो ज्यादा आप लोग कल को रोएंगे, पीटीआई वाले रोएंगे जब हारेंगे ये इलेक्शन, ये कहेंगे कि जी ये ईवीएम मशीन जो है खराब, फैसल का ले लें, इस पे जो है धांधली हुई है। फैसल, आप ये फ्रॉड कर रहे हैं इनके साथ, 2014 की इनको दिखा रहे हैं 7 साल के बाद ईवीएम मशीन। देखिए मोहित साहब, एक तो ईवीएम मशीन्स के अंदर इंटरनेट नहीं है तो हैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा ये कि मैं ज़रा दुरुस्त कर दूं नबील साहब की नॉलेज को कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी 80% लेबर है, गरीब है, अमीर नहीं है। क्योंकि नबील साहब का ताल्लुक एलीट पार्टी से, अमीरों की पार्टी से, और वहाँ जागीरदार और ज़िम्मेदार और सरदार हैं सारे, ख़ुद भी हैं वो, तो उनको पता नहीं है कि गरीब की तादाद और परसेंटेज भी कितनी होती है। तो पहले तो मैं बता दूं सारे 80% गरीब हैं, लेबर्स हैं। और दूसरा ये कि ईवीएम के अंदर इंटरनेट नहीं है तो हैकिंग का सवाल ही पैदा होता है। 6 ट्रिलियन हम रोज हैंडल कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर हैकिंग क्यों नहीं हो रही? नंबर 1। नंबर 2 कि जब आपको एनआईसी और नाइकॉब बगैर पर्सनल अपीयरेंस के मिल रहा है उसमें हैकिंग नहीं हो रही, उसमें आपका पर्सनल डाटा बाहर नहीं आ रहा। तो ये क्या वजह है? वजह ये है कि इन सब पार्टीज की एक्सपर्टीज जो हैं वो वोट खरीदने में, वोट के ऊपर ठप्पा मारने में, फॉर्म 14 के अंदर फॉर्म 50 राइट के ऊपर हेर फेर करने में है, वोटर लिस्ट में हेर फेर करने में है। एब्सोल्युटली ये इलेक्शंस को टेक्निकली 500% रिक करते हैं। इनका वोट बैंक कंपैरेटिवली इतनी कम परसेंटेज है कि अगर उस परसेंटेज को आप लीगल टर्म में ले आए तो ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ा देंगे इनको ये खर्चा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर तो आप बंदूक लेकर, डब्बे लेकर, फॉर्म लेकर, थैले लेकर नहीं जा सकते। यहाँ तो अजीब मजाक है। आरओ अगर आपके गांव का है तो वो साईं की बात सुनेगा, आरओ आपके गांव का नहीं है, कमिश्नर आपके गांव का है, एसएसपी आपका है, पुलिस वाला है। ये एक पूरी साइंस है डॉक्टर मोहित साहब, इलेक्शन जीतना। इफ यू आस्क मी टुडे, नबील साहब बहुत पुराने लड़े, मुझे आप इलेक्शंस की अगर आप बात करते हैं, आई एम टेलिंग यू आज ऑन द स्पॉट, जहां भी मैं खड़ा हूंगा, पंजाब में मैं खड़ा हूंगा, मैं ब्रेक ले लूंगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड द सिस्टम। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, ये दोनों ही मेरे पार्टिसिपेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत इंटरेस्टेड हैं और कल भी हम इसके हवाले से बात कर रहे थे। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टुकड़ा आपको सुनाता हूं ब्रेक के बाद कि कल हमारा एनालिसिस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से किस किस्म के कमेंट्स सामने आए। फिर नबील गबोल साहब के पास आऊंगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नबील गबोल साहब और सेनेटर वाडा मेरे साथ हैं। और नबील गबोल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। कल भी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे और आरिफ हमीद भट्टी साहब जो मेरे साथ थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का एनालिसिस जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया। आदमी का एक वोट पड़ेगा और जिसको पड़ेगा उसका निकलेगा। बैरूनी ताकतों की इंटरफेरेंस खासी हद तक कम हो जाएगी। पीपल पार्टी और नून लीग इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं होने देगी, उनकी मौत है। जो घर से इलेक्शन से पहले 20-25 हज़ार वोट लेके लोग निकलते हैं, उनका तो पहले दिन ही माइनस हो गया। जब एक वोट थंब प्रेशर से एक वोट एक बंदे को पड़ेगा, 4 नहीं पड़ेंगे, ये नहीं होने देंगे रिफॉर्म। ये इमरान खान है सब। और मैं इमरान खान को इस बात की भी काबिल तस्लीम और तारीफ करता हूं कि आज उन्होंने अपोजिशन को कहा, भाई अगर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप अपनी तजावीज़ ले आए, अपने आईटी के एक्सपर्ट ले आए, इसको शफाफ बनाएं। मैं चैलेंज करता हूं अगर इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हो गई, बैरूनी इंटरफेरेंस भी बंद हो जाएगी, ये लगड़ बगड़ जो ऊपर से मुसल्लत होते हैं ये भी कम हो जाएगा, वादिया फर्क आएगा। नबील गबोल साहब, देखिए, आरिफ हमीद भट्टी को शायद ये पता नहीं है कि एल गोर इलेक्शन किस तरह आ रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी को ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से
जो है हिलरी क्लिंटन इलेक्शन हारी है, किस तरह रशिया ने आज तक वहाँ पर जो है सेनेट कमेटी में ये मैटर चल रहा है कि हिलरी क्लिंटन हारी और ट्रंप किस तरह जीता। बात ये भाई ईवीएम मशीन को आप क्या समझते, छोटे छोटे बच्चे जो है, आप कहते हो ना इंटरनेट पर नहीं है, हैक नहीं हो सकता है, बहुत सारे तरीके कंप्यूटर को है। आप वो मशीन क्यों लाके दिखाना हमें चाहते हैं जो आपने बनाई है? मशीन भी हम बनाएंगे, यानी रेफरी भी हम होंगे, बॉलर भी हमारा होगा और बैट्समैन भी हमारा होगा, ये तो कभी नहीं चलेगा ना। आपको अगर एक मशीन लेकर आना है तो फिर आप हमें अपने साथ ऑन बोर्ड लें, ऑपोजिशन को आप बताएं, आए मशीन दिखाएं तो सही पहले हमें। हम मशीन तो ये नहीं दे रहे आपको कि ये मशीन जो है नहीं दिखा रहे आपको, हमको वो दिखा नहीं रहे, हमको नहीं दिखा रहे। कहाँ है मशीन, मुझे बताया। फैसल वाड़ा साहब, आप लोग ज़बानी तो कह रहे हैं, कल भी मुझे मिले थे, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। हाँ, फवाद चौधरी साहब रोज कहते हैं कि दिखाएंगे, दिखाते क्यों नहीं आप इनको मशीन? और साहब देखिए, छुपा के क्यों रखी हुई है? भट्टी साहब देखिए मुईद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब जो है ना, बड़े ब्लंट, बड़े सच्चे, बड़े ईमानदार व बड़े सीजन्ड एनालिस्ट भी है और एंकर भी हैं, और उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, हमसे ज़्यादा इलेक्शंस देखे हैं, हमसे ज़्यादा लीडर्स को वो जानते हैं ज़ाती तौर पर। तो मैं उनके तज्जिए से तो 100% मुत्तफिक हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम बिल्कुल दिखाएंगे, जोर से दिखाएंगे, सामने ला के दिखाएंगे। जब आपके खिलाफ तज्जिया करते हैं फिर उनको माफ कर दिया दिखाएंगे, डोंट वरी। लेकिन आप देखने वाले तो बने नहीं। मैंने कभी आरिफ हमीद भट्टी साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब या जितने भी ईमानदार आदमी, नॉन बायस जितने भी लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम जरूर आपको बगैर दिखाए हम नहीं लाएंगे, लेकिन आप तजावीज दें, अमेंडमेंट्स करें। लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूं मोहित साहब, ये माने या ना माने, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शंस का इशू पीटीआई की गवर्नमेंट में हर हालत में रिजॉल्व होगा, चाहे कंसेंसस से हो, चाहे वन साइडेड हो, चाहे अमेंडमेंट से हो, चाहे किसी और तरीके से हो। ये इलेक्शन होगा जरूर, माने ना माने। बहुत डिस्कशन थी लेकिन वक्त मेरा खत्म हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी, वक्त मेरा खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बहुत बड़ा इशू इमर्ज करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वक्त हमारा खत्म हुआ, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।